हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इस वीडियो में बेसिकली दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। स्टोरी के फॉर्मेट में है ये वीडियो, तो आपको मज़ा आएगा इसको सुनने में। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की तरह आपके लिए वर्क करेगा। आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, क्या नई चीज़ें जानने को मिलेंगी इसमें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो उन पर खींची हुई अलग अलग देशों की सीमाओं को बहुत ही स्वाभाविक मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे नदियाँ, ऊंचे पहाड़ और ये देश मतलब हमेशा से वहीं थे। वही तो। लेकिन आज जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरानी पेंटिंग्स और निबंधों के पुलिंदे को हम इस गहरी चर्चा में खंगालने वाले हैं, वे एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। और आज हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि जिस राष्ट्र या देश की अवधारणा को आज हम इतना पक्का मानते हैं वो असल में बना कैसे। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। इसे क्रांतियों, कला, अर्थशास्त्र और कई बार भारी दमन के जरिए बहुत ही सावधानी से गढ़ा गया है। सही बात है। और इस कहानी में गहराई तक जाने के लिए हमें 1848 की एक बेहद दिलचस्प कलाकृति से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, मेरे सामने वो चित्र रखा है। ये फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियोन द्वारा बनाया गया था। मतलब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ी अंधीन कतार है ना। हाँ, अमेरिका और यूरोप के हर वर्ग के लोग एक साथ मार्च करते हुए एक स्वतंत्रता की मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लोग अपने अपने देशों की पारंपरिक पोशाक पहने हैं और अपने झंडे गर्व से पकड़े हुए हैं। इस चित्र में सब कुछ बहुत भव्य है, लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है जर्मन लोगों का समूह। अरे हाँ, वे अपना काला, लाल और सुनहरा झंडा लेकर शान से चल रहे हैं। जबकि मजेदार बात यह है कि 1848 में जर्मनी नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। यही तो उस समय की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास था। सूर्यो का वो चित्र किसी हकीकत को नहीं दिखा रहा था। तो वो महज एक कल्पना थी। हाँ, वो एक यूटोपियन सपना था, एक ऐसा आदर्श समाज जिसकी केवल कल्पना की जा सकती थी। इस पेंटिंग में अगर जमीन पर ध्यान दें तो निरंकुश राजशाही और तानाशाही के मुकुट टूटे हुए बिखरे पड़े हैं। मतलब सोरियो एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जहां लोग लोकतांत्रिक गणराज्यों के रूप में एकजुट हों। बिल्कुल। जर्मन लोगों का वो झंडा दरअसल उन उदारवादी उम्मीदों का प्रतीक था जो उस वक्त यूरोप में उफान पर थीं। उस समय जर्मन भाषी लोग अनगिनत छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे। और ये झंडा उन सबको एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत पिरोने की एक बेताब कोशिश थी। लेकिन क्या? लेकिन ये पेंटिंग हमें बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल की तरफ ले जाती है। अगर कोई देश नक्शे पर है ही नहीं तो फिर आखिर राष्ट्र होता क्या है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब हमें 1882 में मिलता है। अच्छा। हाँ, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के विचारों में। उन्होंने सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था जिसका शीर्षक ही था राष्ट्र क्या है। अगर इससे हम आज के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो मैं सोच रहा था कि एक राष्ट्र किसी बहुत लंबी शादी या एक सामूहिक ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह लगता है। वो कैसे? मतलब ये सिर्फ एक ही छत के नीचे या एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने के बारे में नहीं है। अगर लोग एक साथ रहना ही नहीं चाहते तो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा उन्हें राष्ट्र नहीं बना सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। असल बात तो साझा संघर्षों और रोज साथ मिलकर काम करने की उस इच्छा की है। और यही बात रेनन ने अपने व्याख्यान में बहुत ही खूबसूरती से समझाई थी। उस समय यूरोप में यह विचार बहुत हावी था कि एक राष्ट्र समान भाषा, एक ही नस्ल या एक ही धर्म से बनता है, जो कि बहुत ही किताबी परिभाषा लगती है। हाँ, और रेनन ने इस परिभाषा को सिरे से खारिज कर दिया। उनके अनुसार राष्ट्र एक आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये एक लंबे साझा इतिहास, महान लोगों के गौरव और अतीत में एक साथ किए गए बलिदानों से बनता है। एक सेकंड रुकिए। रेनन ने अपने निबंध में इसके लिए एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया है, दैनिक जनमत संग्रह या डेली प्लेबिसाइट। हाँ, किया तो है। मतलब रोज चुनाव। ये तो बहुत थकाऊ लगते हैं। उनका असल में इससे क्या मतलब था? अगर लोगों का विश्वास उठ जाए तो क्या राष्ट्र वहीं खत्म हो जाएगा? हाँ, उनका मूल विचार यही था। लेकिन दैनिक जनमत संग्रह से उनका मतलब कोई वोटिंग मशीन वाला चुनाव नहीं था। अच्छा, तो क्या था? उनका मतलब ये था कि एक राष्ट्र तब तक ही जीवित रहता है जब तक उसके नागरिक हर दिन
मानसिक रूप से एक साथ रहने का फैसला करते हैं। ये एक मौन सहमति है। समझ गई, मतलब एक साझा इच्छा शक्ति। बिल्कुल। रेनन का तर्क था कि किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे देश पर उसकी इच्छा के खिलाफ कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरह से रेनन ये कह रहे थे कि राष्ट्रों का होना इंसान की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कानून हो और एक ही वैश्विक शासक हो, यानी एक ग्लोबल मास्टर, ये पूरी तरह से छिन जाएगी। अलग अलग राष्ट्रों का अस्तित्व ही आजादी की गारंटी है। दार्शनिक बातें तो ठीक है, लेकिन जमीन पर ये सब कैसे हो रहा था? क्योंकि रातों रात लोग ये तो नहीं सोच लेंगे कि अरे चलो आज से हम एक राष्ट्र हैं। नहीं, रातों रात तो कुछ नहीं होता। इसका कोई तो ट्रिगर पॉइंट रहा होगा, और इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ये ट्रिगर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी। बिल्कुल, यही वो समय था जब सत्ता राजशाही के महलों से छिनकर पहली बार आम नागरिकों के हाथों में आ गई। लेकिन राजा को हटाना एक बात है, और करोड़ों लोगों के दिमाग में ये डालना कि वे सब एक हैं, ये बिल्कुल अलग और बड़ी चुनौती है। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इस चुनौती से निपटने के लिए मानव विज्ञान का बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल किया। मनोविज्ञान का? वो कैसे? उन्होंने सामूहिक पहचान बनाने के लिए प्रतीकों और शब्दों का सहारा लिया। रातों रात ला पैट्रे यानी पितृभूमि और ले सितुयन यानी नागरिक जैसे शब्दों का जोर शोर से इस्तेमाल शुरू हो गया। ताकि लोग खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक समान अधिकारों वाले समाज का हिस्सा माने। बिल्कुल। शाही झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा झंडा चुना गया, और भाषा का तो सबसे बड़ा रोल था। पेरिस वाली फ्रेंच है ना? हाँ, स्थानीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे देश की साझा भाषा बना दिया गया। ये तो बहुत ही गजब का माइंड गेम है। मतलब आप लोगों की भाषा और उनके प्रतीक बदल रहे हैं ताकि उनकी पूरी पहचान बदल जाए। राजनीति में पहचान बदलना सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन इस कहानी में नेपोलियन के आते ही सब कुछ बहुत ही अजीब हो जाता है। हाँ, वो दौर काफी पेचीदा था। एक तरफ हम बात कर रहे हैं आजादी और नागरिकों के अधिकारों की, और दूसरी तरफ नेपोलियन आकर खुद को सम्राट घोषित कर देता है। पर फिर भी वो 1804 में एक नागरिक संहिता या नेपोलियनिक कोड लेकर आता है। हाँ, जिसने जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंका। नेपोलियन का वो कदम सचमुच बहुत क्रांतिकारी था। उसने कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। और मैंने पढ़ा है कि फ्रांसीसी सेनाएं ये आजादी का संदेश लेकर हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड तक घुस गईं। बिल्कुल। और शुरुआत में तो वहां के लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का आजादी के दूत के रूप में बाहें फैलाकर स्वागत किया था। ये स्थिति मुझे आज की किसी बहुत ही चालाक टेक कंपनी की याद दिलाती है। टेक कंपनी? वो कैसे? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई टेक कंपनी आपको एक बहुत ही शानदार, तेज और फ्री ऐप दे रही हो, जो यहाँ नेपोलियन के समान कानून है, लेकिन बदले में आपका सारा निजी डेटा चुरा रही हो। अरे वाह, क्या तुलना की है। मतलब लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से नहीं पढ़ी। बिल्कुल, क्योंकि नेपोलियन ने प्रशासन तो सुधारा, लेकिन भारी टैक्स लगा दिए, सेंसरशिप थोप दी और जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। हाँ, ताकि वो यूरोप के बाकी हिस्सों को जीत सके। लोगों को फ्रीडम का पहला वर्जन तो मिल गया, लेकिन बदले में उन्हें अपने बेटे नेपोलियन की सेना को सौंपने पड़े। और फिर जो उत्साह शुरू में था वो बहुत तेजी से नफरत में बदल गया होगा। बिल्कुल बदल गया। उस समय की भावना को 1813 के एक मशहूर चित्र राइनलैंड का कोरियर में बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया है। उस पेंटिंग में नेपोलियन को एक डाकिया के रूप में दिखाया गया है ना? हाँ, एक थके हारे डाकिया के रूप में जो फ्रांस वापस लौट रहा है। ये 1813 में लीप्जिग की लड़ाई हारने के बाद का समय था। और उसके थैले से जो चिट्ठियां जमीन पर गिर रही हैं, उन पर उन इलाकों के नाम लिखे हैं जो अब वो हार चुका था। बिल्कुल सही। और फिर आता है 1815 का साल, जब नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में पूरी तरह हार जाता है। तो क्या इसके बाद यूरोप के लोग आजादी की ओर बढ़ते हैं? नहीं, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 1815 की वियना संधि होती है, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक करते हैं। और इसी के साथ यूरोप में रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म की वापसी होती है। हाँ, पुराने राजा जिन्हें फ्रांसीसी क्रांति ने उखाड़ फेंका था, वे वापस अपनी गद्दियों पर बैठ जाते हैं। रूढ़िवादियों का तो सीधा सा मकसद यही रहा होगा, यूरोप की घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना। वे 1789 से पहले वाली दुनिया वापस चाहते थे। बिल्कुल। उस दौर की घुटन को समझने के लिए थिंकर्स क्लब नाम का एक बहुत ही मशहूर कार्टून है।
अरे हाँ, मैंने देखा है वो, जिसमें कुछ पढ़े लिखे विचारक एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन उन सबके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। हाँ, ये कार्टून बिना एक शब्द कहे उस समय की सेंसरशिप और बोलने की आजादी पर लगी पाबंदी को बयां कर देता है। और उस समय का यूरोप आज के यूरोप से बिल्कुल अलग था, है ना? बहुत अलग। उदाहरण के लिए हैब्सबर्ग साम्राज्य को ही लें। ये कोई एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का एक पैचवर्क था, जहां जर्मन, मग्यार और पोलिश बोलने वाले लोग एक ही सम्राट के अधीन थे, लेकिन उनमें आपस में कोई जुड़ाव नहीं था। सही कहा। लेकिन पुराने राजाओं के लिए समस्या ये थी कि आप आर्थिक प्रगति के जिन को वापस बोतल में बंद नहीं कर सकते। क्योंकि एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। व्यापारी, उद्योगपति, इन लोगों ने आर्थिक आजादी का स्वाद चख ही लिया था। और वे पुरानी व्यवस्था से बहुत परेशान थे। परेशान तो होंगे ही। अगर हम उस समय के जर्मनी की बात करें तो जरा सोचिए, 1833 में कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूनबर्ग तक अपना कपड़ा बेचने जा रहा है। हाँ, जो कि उस समय 39 अलग अलग राज्यों का एक संघ था। रास्ते में उसे 11 कस्टम बैरियर पार करने पड़ रहे हैं और हर बैरियर पर उसे टैक्स देना पड़ रहा है। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, हाँ, कपड़े नापने का पैमाना भी, जिसे LA कहा जाता था, हर शहर में बदल रहा था। फ्रैंकफर्ट में आप जितना कपड़ा खरीदेंगे, न्यूनबर्ग में वो लंबाई कम हो जाएगी। ये तो व्यापार के लिए एक भयानक दुष्स्वप्न था। तो क्या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक देशभक्ति या झंडों से ज्यादा व्यापारिक मुनाफे और पूंजीवाद ने जर्मनी को एकजुट किया? ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। इसी दबाव के चलते 1834 में प्रशा के पहल पर एक कस्टम यूनियन बनी, जिसे ज़ोलवेरीन कहा गया। ज़ोलवेरीन? हाँ, इस एक कदम ने पूरा खेल बदल दिया। इसने अलग अलग राज्यों के बीच की टैरिफ बाधाओं को उखाड़ फेंका और 30 से अधिक विभिन्न मुद्राओं को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और साथ ही उसी दौर में रेलवे का जाल बिछना शुरू हुआ, जिसने माल और लोगों की आवाजाही को बहुत आसान बना दिया। इस पर अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट का वो उद्धरण मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि ज़ोलवेरीन असल में राजनीतिक एकीकरण का एक ट्रोजन हॉर्स था। बिल्कुल। व्यापार के बहाने इसने जर्मन लोगों के दिलों में एक साझा राष्ट्रीय पहचान के बीज बो दिए थे। ये बात तो समझ में आती है कि अमीर व्यापारियों को इससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन एक गरीब किसान या मजदूर को आप कैसे समझाएंगे कि वो किसी महान राष्ट्र का हिस्सा है? यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है। संस्कृति और रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब जहाँ कलाकारों और लेखकों ने रूढ़िवादी साम्राज्यों से लड़ने के लिए संस्कृति को अपना हथियार बनाया। हाँ, रोमांटिसिज्म एक तरह का विद्रोह था। उनका मानना था कि राष्ट्र का निर्माण केवल हिसाब किताब से नहीं हो सकता, उसके लिए भावनाओं और लोक कथाओं की जरूरत होती है। जैसे डेलाक्रोइक्स की वो पेंटिंग चियोज में नरसंहार। बिल्कुल सटीक उदाहरण। उस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि कैसे तुर्कों ने यूनानियों का नरसंहार किया। महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को इतने मार्मिक ढंग से उकेरा गया कि पूरे यूरोप में यूनानियों के लिए सहानुभूति की लहर दौड़ गई। मतलब कला ने वो कर दिखाया जो शायद कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर सकता था। और संस्कृति का ये राजनीतिक इस्तेमाल सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं था। ग्रिम ब्रदर्स, जैकब और विलहेल्म का काम भी इसका एक बड़ा हिस्सा था। ग्रिम ब्रदर्स, आज की पीढ़ी तो उन्हें शायद बच्चों की फेरी टेल्स या परी कथाओं के लिए जानती है, सिंड्रेला और स्नो वाइट जैसी कहानियां। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि वे सिर्फ बच्चों के लिए कहानियां नहीं लिख रहे थे। तो उनका असल मकसद क्या था? उनका काम उस दौर का एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक मिशन था। वे जर्मन भाषा और वोक्सगेस्ट यानी आम लोगों की सच्ची भावना को पुनर्जीवित कर रहे थे। अच्छा, फ्रांसीसी वर्चस्व के खिलाफ एक जर्मन पहचान बनाने के लिए। बिल्कुल। जब एक बवेरिया का आदमी और प्रशा का आदमी एक ही लोक कथा पढ़ता था तो उसे लगता था कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें एक जैसी हैं। ये तो मुझे बहुत हैरान करता है कि परी कथाएं भी एक राजनीतिक हथियार हो सकती है। और सिर्फ कहानियां ही क्यों, खुद भाषा भी एक ढाल बन गई थी। पोलैंड का उदाहरण इसमें सबसे अहम है। हाँ, पोलैंड को तो रूस और प्रशा ने आपस में बांटकर नक्शे से ही मिटा दिया था। लेकिन जब रूस ने वहां पोलिश भाषा पर प्रतिबंध लगाया तो लोगों ने चर्च में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया। और इसका उन्हें भारी अंजाम भुगतना पड़ा। सैकड़ों पादरियों को रूसी अधिकारियों ने साइबेरिया की बर्फीली जेलों में भेज दिया। ये सब सुनकर लगता है कि 1830 के दशक तक पूरा यूरोप एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठ गया था। हालात बहुत खराब थे। आर्थिक कठिनाइयां थीं। 3845 में सिलीसिया के बुनकरों का विद्रोह हुआ और ये सब 3848 के महाविद्रोह में तब्दील हो गया। 1848 की क्रांति। हाँ। और यहीं पर इतिहास एक बहुत ही अजीब करवट लेता है।
एक तरफ मजदूर सड़कों पर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मध्यम वर्ग ने फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में अपनी एक अलग ही संसद का आयोजन कर लिया। जिसे फ्रैंकफर्ट संसद कहा गया। उनका सपना जर्मनी के लिए एक नया लोकतांत्रिक संविधान बनाना था। लेकिन जब हम इस संसद की बारीकियों को देखते हैं तो मुझे एक बहुत ही तीखा सवाल पूछना है। पूछिए। जिन महिलाओं ने इस क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, उन्हें इस संसद में वोट देने का अधिकार तक नहीं मिला। उन्हें बस दर्शकों के रूप में ऊपर की गैलरी में खड़ा कर दिया गया। ये उस तथाकथित उदारवादी आंदोलन का सबसे बड़ा शर्मनाक विरोधाभास था। कार्ल वेल्कर नाम के एक रूढ़िवादी सदस्य का तो ये तर्क था कि महिला कमजोर है, इसलिए उसे बस घर संभालना चाहिए। हाँ, और इसके जवाब में लुइस ओटो पीटर जैसी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मुखरता से सवाल उठाया था कि ऐसी आजादी एक धोखा है। अगर इस मध्यम वर्ग की संसद ने महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में रखा और मजदूरों की मांगों को अनसुना कर दिया, तो क्या उनका उदारवाद असल में बहुत ही स्वार्थी नहीं था? पूरी तरह स्वार्थी था, और उनका यही स्वार्थ उनकी हार का कारण भी बना, क्योंकि जब उन्होंने प्रशिया के राजा को ताज पहनाना चाहा तो राजा ने उसे ठुकरा दिया। क्योंकि राजा को पता था कि इनके पास जनता का समर्थन नहीं है। बिल्कुल, सेना बुलाकर संसद भंग कर दी गई, लेकिन इस डर ने पुराने राजाओं को यह महसूस करा दिया कि उन्हें कुछ छूट देनी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप में दास प्रथा का अंत हुआ। तो मतलब फ्रैंकफर्ट संसद की विफलता ने ये साबित कर दिया कि केवल कविताओं और बहसों से देश एक नहीं होने वाला। हाँ, और अंततः ये काम कूटनीति और सेना ने किया। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है। जो आजादी और राष्ट्रवाद शुरू में लोकतंत्र और रोमांटिक कविताओं के बारे में था, उसे अंततः सेना और युद्ध के माध्यम से हासिल किया गया। और इसे अंजाम देने वाला व्यक्ति था प्रशिया का मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क। रियल पॉलिटिक का असली खिलाड़ी। बिल्कुल, उसे दार्शनिक आदर्शों से कोई मतलब नहीं था। उसने प्रशिया की शक्तिशाली सेना का इस्तेमाल किया और 7 वर्षों के भीतर 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और इन खूनी युद्धों के दम पर उसने जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। तो क्या इसका मतलब यह है कि सैन्य शक्ति के बिना राष्ट्र निर्माण के महान विचार सिर्फ कल्पना मात्र हैं? उस दौर के लिए तो ये सच साबित हुआ। रूढ़िवादियों ने राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं को पूरी तरह हाईजैक कर लिया था। और इस पूरे खून खराबे वाली कूटनीति का चरम बिंदु था जनवरी 1871, जब वर्साई के ठंडे हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। उस पल राष्ट्रवाद क्रांति का प्रतीक नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व का साधन बन गया था। आज इन तमाम स्रोतों और दस्तावेजों पर चर्चा करने के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है। फ्रेडरिक सॉर्यू के यूटोपियन सपने से लेकर बिस्मार्क की व्यवहारिक रणनीति तक राष्ट्र की अवधारणा कैसे बदली है। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। इसे भाषा, अर्थशास्त्र, कला और कई बार युद्ध के द्वारा सावधानी से गढ़ा गया है। लेकिन श्रोताओं के लिए मैं यहाँ एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमने इस चर्चा में इशारा तो किया, पर जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कौन सा सवाल? हमने देखा कि 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद इसलिए विफल हो गई क्योंकि मध्यम वर्ग ने मजदूरों और महिलाओं को पीछे छोड़ दिया। अगर एक राष्ट्र का निर्माण उसके सबसे कमजोर और वंचित लोगों को बाहर रखकर किया जाता है, तो क्या राष्ट्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में भेदभावपूर्ण है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। आज के हमारे आधुनिक राष्ट्रों में इस राष्ट्र की परिभाषा से आखिर कौन बाहर छूट रहा है? श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि उन रंग बिरंगी सीमाओं के पीछे आज भी कितने संघर्ष दफन है।